साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम अपने लाइफ का पहला पॉडकास्ट, पहला एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ काफ़ी पटना के मशहूर होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन आज जो ये इनकी स्थिति है, बचपन में ऐसा नहीं था। बहुत ही गरीबी और दयनीय स्थिति से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके जीवन के बारे में क्या कुछ सच्चाई है और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनकी लाइफ की जर्नी को आपको दिखाना चाहते हैं, ताकि आप भी, बहुत लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, बहुत लोग हताश और निराश हो जाते हैं आज के डेट में। तो निराश नहीं होना है, इनके जीवन से कुछ सीखना है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पहला पॉडकास्ट के लिए चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो जीवन है, मैं जब अपनी बचपन से याद करूं तो मुझे लगता है कि 2 साल के करीब से मुझे अपने जीवन की बहुत सारे पल याद है, जो जल्दी मुमकिन नहीं होता है कि इंसान इतने छोटे समय से अपने जीवन को याद करे। और मैं काफी अपने जीवन को हर एक पल याद रखा। मैं काफी छोटा था उस समय से मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। जब मैं 2.5 साल 3 साल 4 साल का हुआ और बच्चों के बीच मेरा जो माहौल होता था, तो मैंने एक अपनी बचपना को सीखा कि बच्चे जीवन में बच्चे जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सोच होती है वह भी एक बड़े के बराबर होती है, लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं भी जब बच्चों में खेलता था तो मैं ये सोचता था कि इन सारे बच्चों का मैं लीडिंग करूं, मैं लीडर बनूं और मैं जो कहूं, जैसे कहूं वैसे बच्चे मिलके खेलें और मैं इनको गाइडलाइन करूं। और जबकि मैं खुद भी छोटा था, मेरी उम्र 2.5-3 साल की थी, लेकिन जब 4-5 बच्चे मैं इकट्ठा होता था तो आपस की जो खेलने की कलाएं होती थी, उसमें एक लीडरशिप करने की जिज्ञासा अंदर से रहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। मैं सौभाग्य से अपने बहुत ही एक पुण्य प्रताप घर में मैं जन्म लिया हूँ। भले ही आर्थिक स्थिति से हम लोग काफी कमजोर थे, पर जो हमारे माँ पिता, जिसे हम भग और वान कह सकते हैं, भग रूपी माँ, वान रूपी पिता, तो हमारे जो भगवान जिन्होंने हमारी सृष्टि करी, जिससे मैं दुनिया में आया, आज उनकी देन है कि मैं इस दुनिया को देखा, समझा, जाना और इसी माध्यम से मैं अपने आप को कुछ करके आज दुनिया के बीच चल रहा हूँ। तो मैं ऐसे सौभाग्यशाली माँ पिता का संतान बना। हमारे पिताजी सदगुरु कबीर साहब के बहुत अच्छे एक संत महात्मा के रूप में बने। उन्होंने अपनी जीवन में 25-30 हजार लोगों को अपनी साधुत्व प्रभाव से उन्हें भी सात्विक स्वरूप में साधु बनाया और कंठी माला उनके गले में डालकर उन्हें भी सात्विक जीवन जीने की कला सिखाई। साथ ही वो रेलवे में नौकरी भी करते थे और रेलवे का समय जब उन्हें मिलता था रात्रि का, तब वो गांव ग्राम में घूम घूम कर लोगों के बीच में सतमार्ग और सन्मार्ग का प्रचार कर लोगों को जगाकर सात्विक प्रवृत्ति के तरफ और एक सुसज्जित परिवार, सुसज्जित समाज की कामना करते हुए लोगों को एक अच्छे राह पर चलने की शिक्षा देते थे और लोगों के गले में सात्विकता का माला मतलब अर्पित करते थे। यह विचारधारा होने के कारण जब वो एक संत प्रवृत्ति के थे तो उनकी जितनी भी सैलरी मिलती थी वो महीने पूरा होने से 2 दिन पहले होते होते वो समाप्त हो जाता था। वो पैसे को संचित नहीं करते थे, ना उनके जीवन में कोई बैंक अकाउंट खुला, ना कभी उन्होंने जमीन या मकान बनाने की चेष्टा जीवन में रखी। वो अपने पैसे को कहते थे कि खाओ पियो और तन ढाको और बाकी माल तुम फिर मत ताको। यह उनकी एक बहुत अच्छी दोहा थी जो उनके आज भी हम लोगों को याद है। और
कहते थे कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, अब पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन अरजने की जरूरत नहीं है, और पूत अगर कपूत है तो धन अगर अरज भी देंगे आप तो वह धन संचित नहीं रहेगा, वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनका कहना है कि खाओ पियो और तन ढाको, बाकी माल तुम मत ताको। तो वो कभी अकाउंट नहीं रखे, ना कभी बहुत धन कमाकर कभी जमीन या बड़ा मकान या कुछ बड़ी चेष्टा उन्होंने कभी जीवन में ना करी। सरकार के द्वारा मिले हुए क्वार्टर में अपनी जीवन व्यतीत करते थे, और जो भी तनख्वाह मिलता था वो साधु संत और समाज की सेवा में समर्पित कर देते थे। परिवार भी छोटा था, हम अकेले भाई और माँ पिताजी, 2 बहनें थीं, दोनों बड़ी थी, धीरे धीरे दोनों की शादियां हो गई, फ्री हो गए। लेकिन फिर भी हम लोगों के घर में जो खाने पीने और विधि व्यवस्था थी, पर डे कम से कम 10-15 आदमी की वो जो है खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, और उतने लोग आते थे और उनकी सेवा करते हुए माता जी उन्हें भोजन कराती थी। यह सारी चीजें हम लोगों ने देखा। पूरी जिंदगी जीने के बावजूद पिताजी ने जब 42 वर्ष नौकरी करने के बाद रिटायर किए तो 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, जिससे उनके जीवन में भोजन की जो है स्थिति भी कमजोर हो गई, और पैसे नहीं थे। तो उनके शिष्यगण उन्हें कर्ज के स्वरूप में पैसे दिए, जिन पैसों से दादाजी द्वारा बनाए हुए मकान को हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक ठाक करवाया, जिसमें रेलवे क्वार्टर से सामान को जाके वहां सुरक्षित किया गया। सर रुकना चाहेंगे, ये कहाँ पे था आपका ये गांव? गांव मेरा वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक में बलिगांव चांदपुरा नाम ग्राम में हमारे पिताजी और हम लोगों का जन्म वहीं हुआ है। लेकिन तो आप पटना से जब पिताजी रिटायर किए तो आप लोग सब परिवार? वो सुगौली में थे, पटना नहीं उस वक्त। हम लोग सुगौली में, पिताजी रेलवे में थे, वहीं से रिटायर किए थे। तो जब रिटायर किए तो 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, तो पिताजी के पास तो हर महीने तनख्वाह मिलने से 1 दिन पहले ही तनख्वाह का पैसा समाप्त हो जाता था, और वो कभी पैसा संचित नहीं किए थे, तो जिसके कारण उन्हें कर्ज लेके अपने जीवन को स्टार्ट करना पड़ा। तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मैं होम्योपैथिक डॉक्टरी का फाइनल ईयर में था, और मेरा जो है वो फाइनल होने ही वाला था। लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं थोड़ा पहले अपने एक गुरु के अधीनस्थ में उनके बोर्ड लगाकर मैं असिस्टेंट के रूप में अपनी क्लिनिक को प्रारंभ किया, और प्रारंभ करके मैं सोचा कि अगर कुछ नहीं आमदनी करूंगा तो फिर हम लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। ऐसे पिताजी को रिटायरमेंट जो मिला वो फिर चेक के द्वारा मिला, तो फिर एक अकाउंट हम लोगों ने खुलवाया 1-2 महीने बाद, और उसमें उस चेक को डाला। पिताजी का अकाउंट नहीं था पहले? नहीं था, कोई अकाउंट उनका नहीं। मतलब रेलवे में नौकरी करने 42 बरस तक वो लगातार नौकरी किए, लेकिन कोई अकाउंट नहीं था। उस जमाने में तनख्वाह जो है बाई कैश मिलता था, बाई हैंड कैश मिलता था। उस समय अकाउंट ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं थी। 98 में वो रिटायर्ड कर गए थे, और उस समय जो है हैंड कैश था, इसलिए अकाउंट में सरकार का भी प्रोविजन नहीं था, और इनकी तो अपनी वैसी ही विचारधारा ही। सर हमारे दर्शक को बताइए कि पातेपुर से जो आपका जर्नी है, सफर है जी, वो पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के जो क्लिनिक है जी, वहां तक कैसे पहुंचा? क्या संघर्ष हुआ बीच में? जी, मैं पढ़ाई के लिए पटना में जो है होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, पटना होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह आ गई। तो हम लोगों ने सरकार से मेहनत करके और उसको लड़ाई करने के बाद हम लोगों ने अपने एडमिशन को ट्रांसफर करवाया गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, जिसका नाम है RBTS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो वहीं से हम लोगों की जो है फर्स्ट टू फाइनल ईयर की सारी एग्जामें हुई, और मैं एग्जाम दे के पास आउट करके डॉक्टर बना। तो उसी बीच जब मैं पटना में ही रहता था, और पटना में रहने के कारण मेरा जब यहीं पे अपना एक जीवन यापन की व्यवस्था भी हमने यहीं करा, और पास करने के बाद मैं पहला क्लिनिक इसी पुरानी कंकड़बाग इसे कहते हैं, तो गली नंबर 15 में स्टार्ट किया था, और लगभग 6 बरस वहां चलाने के बाद मैं
ये राजेंद्र नगर स्टेशन के अपोजिट गली नंबर 16 में अपने क्लिनिक को 2002 में ट्रांसफ़र किया। 2002 से जो है कंटिन्यू इसी मकान में 2015 तक कोने पे फ्रंट में था, अब साइड की गली में मेरी क्लिनिक हो गई है। 2015 से कंटिन्यू में हूँ। तो जब मैंने प्रारंभ किया था तो उस समय हम लोगों की माली हालत काफ़ी परेशानी में थी। ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग कुछ उपार्जन नहीं करेंगे तो हम लोगों की स्थितियाँ कमज़ोर पड़ेगी। पिताजी रिटायर्ड किए तो उसके बाद पेंशन भी उनकी बहुत नगण्य थी उस वक्त, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगभग फाइनल में चल ही रही थी और भी विधि व्यवस्थाएं थी। यहाँ पे रेंट में रहना था, सरवाइव करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी था। हमने मेहनत करा और आज उस पिता और माता की देन है कि आज हर चीज़ से मैं परिपूर्ण हूँ। मैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में हूँ। उस दिन मैं कैंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में काम किया। उसके बाद मैं बेगूसराय में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, वहाँ भी मैंने वर्कआउट किया है। शिवान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी मैं कुछ दिन तक काम किया। अब मैं गढ़वा में जो है हूँ, वहाँ पे मैं अभी HOD हूँ PSM में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। और इस तरह से मेरी जीवनी चलती चल जा रही है। आगे समाज की सेवा के लिए मैंने भी सद्गुरु के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं भी अपने जीवन को साधुत्व विचारधारा से, जिसके कारण मुझे साधुत्व विचारधारा और सत्संग के समागम में भाग लेने के कारण मुझे महंती भी मिल चुकी है। मैं खरसिया हमारे आचार्य गद्दी से मुझे महंती आज 5-10 वर्ष पहले से ही प्राप्त है और मैं सद्गुरु कबीर साहब के विचार उपदेशक के रूप में समाज की सेवा करता हूँ। और मैं भी समाज में हर व्यक्ति को, समाज को एक सात्विक, एक सुसज्जित और मतलब मानव प्रेम हित हेतु जो विचारधारा होती है, मानवता विचारधारा को उत्तम विचारधारा हमारे जीवन के लिए कहा गया है। और मैं इसी की प्रेरणा हर एक जीवन को देने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग मानव हैं और मानवता हमारी मूल धर्म है, मानवता हमारी मूल विचारधारा है। यही मेरा कर्म है और इसी को आगे बढ़ाकर मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूँ। इन्हीं विचारधाराओं को मैं हर जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया हूँ। साथ ही मैं होम्योपैथ में भी आज छोटे से लेके बड़े मतलब जो कैंसर, हेपेटाइटिस, HIV, किडनी फेलियर एंड तमाम ऐसे बड़े जटिल रोग जैसे अर्थराइटिस और जो है गाउट, जितना भी सीवियर रोग हो सकता है, स्पाइनल डिसऑर्डर से लेके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, इन तमाम बड़े रोगों का भी मैं निदान बहुत आसानी से कर लेता हूँ। यह भी मैं अपने आप को मतलब इस चिकित्सा पद्धति के जो जननायक हैं, मैं उन्हें सहृदय प्रणाम बंदगी करता हूँ कि उन्होंने इतनी उच्च कोटि की चिकित्सा पद्धति दी, जिसके माध्यम से मैं जनमानस के अंदर बड़े से बड़े और जटिल से जटिल रोगों को बहुत आसान तरीके से, आज हजारों रोगी मेरे कैंसर के अच्छे हैं, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, यूट्रस कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तमाम ऐसे लीवर से लेके मतलब बड़े से बड़े रोग जिसमें आदमी एम्स, टाटा मेमोरियल बॉम्बे, हमारा महावीर कैंसर संस्थान, ये सारे लोग बोल देते हैं कि अब लीवर के गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ अगर कोई वहाँ पे किसी तरह का ट्यूमरस फॉर्मेशन हो गया या ब्लॉकेज हो गया तो उस स्थिति में पेशेंट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अगर वो मैलिग्नेंट है। तो उस मैलिग्नेंसी के केस में भी उस ब्लॉकेज को होम्योपैथिक मेडिसिन से तोड़ के और उसके सारे बिलिरुबिन को स्टूल से ड्रेन करके और उसके बॉडी के बिलिरुबिन को ब्लड से हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं और उस पेशेंट को फिर लाइव दे के आज 5-5 साल 6-6 साल से जिंदा रखे हुए हैं। यह सब केस जो है एक मिरेकल है, एक कह सकते हैं आप पत्थर पे दूब जमाना।
जी ब्रेन के अंदर में 3-3 बड़े 4-4 ट्यूमर हैं, पूरे जो है ओडेमेटस हो चुका है, पस्टुलर फॉर्मेशन हो चुका है, और वो सारे चीजों को गला के सुखा के कंप्लीट नॉर्मल कर देना, ये सब भी एक बहुत बड़ी बात है जो आज इस होम्योपैथ के माध्यम से हमें अपने जीवन में करने का मौका मिला। और बहुत सरल तरीका से मैं पेशेंट को बिना किसी नुकसान और बिना किसी परेशानी के, जबकि आज अदर सिस्टम में कैंसर होने के बाद रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड अदर्स जितने भी थेरेपीज हैं, उन सब के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे पेशेंट की शारीरिक हालत जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है। अगर उसका बेनिफिट मिलता है तो उससे कई गुना ज़्यादा शरीर को नुकसान भी सहना पड़ता है, और जिसके कारण वो पेशेंट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद भी मल्टीप्लिकेशन इतनी तेजी से होने लगती है कि वहाँ भी पेशेंट जो है बहुत तेजी से जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और काफ़ी तेजी से उसके रोग में जब ग्रोथ होती है तो वह पूरे शरीर में फैल जाता है, और एटलीस्ट पेशेंट जो है डेथ हो जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो दवाइयाँ होती है वो सबसे पहले उसके ग्रोथ रेट को रोकती है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और जब ग्रोथ रेट पे हम लोग कमांड कर लेते हैं तब पेशेंट की लाइफ बढ़ जाती है, और पेशेंट जो है एक लंबे अरसे तक अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। तो इन तमाम ऐसे ही जिंदगियां हम लोगों की बनी। पिताजी के द्वारा जो आशीर्वाद मिला और उनके स्वच्छ कर्मठ जीवन के कारण हम लोगों के जीवन में आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जीवन में किसी तरह से कहीं भी हम अपने असंतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी शुरू से ही कहते थे कि बेटा समाज में चलना, जीवन को व्यतीत करना, तो कहीं भी किसी को ठगना मत, ठगा जाना। अगर तुम्हारा कोई ठग ले तो कभी अफसोस न करना, लेकिन अगर तुम किसी का ठग के आओ तो यह अफसोसजनक बात है और यह चिंतनीय बात है। इस पर विचार करके उस चीज को, उस जिससे तुमने लिया है उसे वापस कर दो, उसे वहां तक पहुंचाओ और किसी को ठगो मत, वरना तुम्हारे जीवन में जो ये नुकसान होगा इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग हंसते थे कि बताइए, सारी दुनिया में जितने भी फादर हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि कभी ठगा के मत आना, ठग के आना, ठगा के मत आना जी। और हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम ठग के मत आना, ठगा जाना कोई बात नहीं, तुम्हारा ठग लेगा कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि ठगाने से तो नुकसान होता है, आम जो है जीवन में यही लोग जानते हैं। लेकिन पिताजी की जो यह वाणी थी, उनका कहना था कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यही रामायण में भी है, यही गीता में है, यही वेद शास्त्र में है, यही कुरान में भी है, यही बाइबल में भी है कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। तो उसने ठगा है तो वो ठगाएगा, तेरा ठगा गया तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम मत घबरा। और यही तसल्ली देके हम लोगों के जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ाए, और आज यही मार्ग लेके हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे जीवन में कि आप एक सत्य संघर्ष से भी बहुत उच्च कोटि के ऊपर जा सकते हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में जो अभी हमें मिल रहा है यह मेरी पूर्व की कमाई है, और जो हम अभी कमा रहे हैं, व्यवहार, जो भी अपने विचार और जो कर्म हम कर रहे हैं, यह जो हमारा कर्म व्यवहार है यह संचित हो रहा है, जो हमारे आने वाले समय में हमें मिलेगा। तो आने वाला समय क्या होता है? पहला तो होता है, अगर हमने शादी करके बाल बच्चे पैदा किए तो बाल बच्चे को उसका प्रभाव जाएगा। कहा भी गया है कि माँ बाप के पुण्य प्रताप से बाल बच्चों का भाग्य का निर्माण होता है। यह बातें शास्त्रगत है। तो पहला हमारे जीवन का कर्म हमारे बच्चों पर पड़ेगा। दूसरा, अगर हम वैराग्य स्वरूप में हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो उसका जो भी प्रभाव है वह हमारे नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जब मेरा स्वरूप बदलेगा और जब मुझे नेक्स्ट जनरेशन की कामना होगी, तो उस वक्त वो सारे किए हुए कर्म मेरे जीवन के आधार और भाग्य का निर्माण बन जाएंगे। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि अभी भी किसी को उससे कष्ट ना हो, और बाद में उसका जब प्रतिफल मिले तो उसका भी जीवन धन्य धान्य हो जाए।
यह एक बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब, आपने कई लोगों को इस क्लिनिक से मतलब ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, जी और वैसे बच्चों को भी सिखाया जो काफी जिनका बैकग्राउंड काफी पुअर फैमिली से था। जी जी जी। तो ऐसे कितने बच्चों को सिखाया है और क्या क्या उपलब्धियां इस समाज के लिए किया है, मेडिकल के होम्योपैथिक के लाइन से? इसमें तो मिरेकल है। यहाँ भी जो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो हमने कभी सोचा नहीं कि वो लोग कभी डॉक्टर बन पाएंगे, लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहिए और मेरा भी जिज्ञासा कहिए कि आज जो है वो सारे लोग काफी उच्च कोटि में हो चुके हैं। हमारे यहाँ एक मेरे कार का ड्राइवर आया, और जब वो ड्राइवर मेरे यहाँ जब अपने जीवन में आगे बढ़ा तो जो है हमारे तक आया। मेरा गाड़ी चलाता था, मैं कहा कि भाई जब गाड़ी नहीं चलाते हो तो चलो क्लिनिक में बैठ के कम से कम वहां पे कुछ सीख तो जाओगे, दवा बनाना और ये सब करना। तो दवा बनाने का प्रक्रिया उसे मैं सिखा दिया। पढ़ना लिखना आता था तो उतना भर दवाई को पढ़ा लिखा के मैंने संचित किया। फिर जो है धीरे धीरे दवा बनाने में जब वो मास्टर हो गया तो मैं कहा कि तुम कुछ पढ़ के आगे विद्वता प्राप्त कर ले, मैट्रिक से ऊपर की शिक्षा ले ले, इंटर ग्रेजुएशन, तुम्हें कहीं कोई जॉब हम लगवा देंगे अगर डॉक्टरी नहीं करोगे तो उसको इंटर का एग्जाम का फॉर्म भरवाए, तो 8 से ही भरवाए थे, उसमें वह जो है नहीं पास कर सका। तो वो रोने लगा कि भाई हमें कहा था ना कि हमसे पढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैंने कहा तू घबरा मत, तुझे मैं मन से पढ़ाऊंगा और एक दिन तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। तो हंसने लगा कि कैसे होगा? मैंने कहा होगा, जब मैं सोच लिया हूँ, संकल्प लिया हूँ, आज तक मैंने जीवन में जो भी सोचा वो पूरा हुआ है। प्राकृत ने हमें यह दी है इतनी शक्ति, इसके लिए मैं प्राकृत का शुक्रगुजार हूँ। और मैं उसे पढ़ा के आईएससी बायोलॉजी और मैथ दोनों से इंटर का आईएससी जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास कराया। जो बच्चा, जो व्यक्ति आर्ट्स से नहीं पास कर पा रहा उसे था, मैं उसको आपको साइंस से पास करवा दी। जी, मेहनत किया, उस तरह की कला सिखाई। उसमें उसकी उस तरह का बौद्धिक विचारधारा मैंने डाला कि तुम ऐसे इस पेपर को पढ़ो, इतने क्वेश्चन को याद करो, इस तरह से तुम लगे रहो, डेली 2 घंटे तुम समय दो, इसे देख देख कर पहले लिखो, सीखो, याद करो, और धीरे धीरे जब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे जीवन में यादाश्त पे आ जाएंगे तब तुम आराम से एग्जाम को पास आउट कर जाओगे। और उसी तरह से वो देख के लिखना शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो लिखने की भी कला हो गई, याद भी हो गया, लिटरेचर भी आ गई, और सब्जेक्ट ऑफ मैटर उसके ब्रेन में भी आ गया। और एटलीस्ट वह जब एग्जाम देने गया तो अच्छे से एग्जाम पास किया और फर्स्ट डिवीजन से उसने आईएससी बायोलॉजी से वो पास किया, और मैं उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। 5 साल में वो डॉक्टर बन के कंप्लीटली आज वो अपने जगह पे जो है जहानाबाद के अरवल जिला में रहने वाला, जहानाबाद के बगल में अरवल जिला है, वहीं का वो रहने वाला है। आज वो अपनी क्लिनिक 2-2 जगह चला रहा है। उसके बाद मेरे पास उसी समय, उसी 5-6 साल के दरमियान जब वो मेरे यहाँ 6-7 साल रहा, तो एक आदमी आया, बोला कि मैं काफी गरीब स्थिति में हूँ, मेरे पास सिर्फ रहने का घर है, न एक कतरा खेत है, न कुछ है जहाँ से कोई आमदनी आए, और मेरी माली हालत अच्छी नहीं है। आपके सहयोग से मैं सीख के अगर कुछ बन जाऊंगा तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। तो मुझे वो जो है समय देने लगा, मैं उसे ट्रेन करने लगा। धीरे धीरे उससे जब ट्रेनिंग हो गई तो उसको मैं क्लिनिक खुलवाया। क्लिनिक खुलवा के धीरे धीरे मैंने उसे आईएससी बायोलॉजी से करा के, और उसे आईएससी बायोलॉजी से कराने के बाद उसे डॉक्टरी पढ़ाई। डॉक्टरी पढ़ाने के बाद 5 साल में डॉक्टर भी बन गया। धीरे धीरे वो अपने क्लिनिक से अर्न भी करने लगा, और उसी बीच में कमा के डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के जीवन को इतना आज ऊंचा कर लिया कि आज कई 1 लाख तो अपनी बच्ची की शादी में, बच्ची को पढ़ा के बीएड किया, एक बेटा को भी बीएचएमएस करवा लिया, खुद भी बीएचएमएस तो कराए ही। आज 2 चक्का 4 चक्का गाड़ियां, आज 3-3 4-4 जगह उसके घर हैं। आज बीघा का बीघा जमीन भी खरीद लिया, और वो पूर्ण रूप से आज समृद्ध और जीवन के उपयोगी चीजों के लिए वो कामयाब हो गया। एक उसी के गांव का रिलेटिव था, वह आया, वह कहा कि मैं जीवन में जितना काम किया हूँ सब में निराशा ही मिली, कभी वो कोई भी काम में मैं सफल नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि मैं अब उस जीवन से ऊब चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का परवरिश मैं नहीं कर पाऊंगा,
इसलिए मैं न रहूँगा, न मुझे टेंशन तनाव होगी, माँ बाप और लोग उसकी परवरिश कर लेंगे, मैं जा रहा हूँ गंगा जी में कूद के अपनी जान देने। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप आओ, मैं आपको सिखाऊंगा और उस लायक बनाऊंगा। और मैं उन्हें भी ट्रेंड किया, उनकी पत्नी को ट्रेंड किया और उन लोगों की क्लिनिक खुलवाई। फिर उनको स्कूल में वो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर थे, तो ये अनुबंध वाले टीचर में उनकी नौकरी भी हो गई। उनकी मालिक हालत तब तक अच्छी हो गई थी, वो घर द्वार भी अपने मेहनत की कमाई से बना लिए थे और धीरे धीरे आज एक बेटी को बहुत बड़े घर में शादी किए, जो आज दरोगा रैंक में लड़का है। दूसरी बेटी की शादी रेलवे के इंजीनियर से किए और उस बेटी का जो है तालीम BHMS, आज वो डॉक्टर भी बन चुकी है। एक बेटा था जो इंजीनियर है और टिस्को में वो जॉब में है, और ये उसी बेटा की जो पतोहू है वो बैंक मैनेजर है। और ये सारे परिवार आज उनकी खुशहाल है, जो अपना जीवन गंगा जी में न्यौछावर करने जा रहे थे। इस तरह से तमाम हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग आए, जिनको एक आदमी पाशी था बेचारा, वो ताड़ का ताड़ी बेच के और शाम को अपने घर से भाग के आया कि हम कुछ आपके यहाँ रह के सीखेंगे। नवादा जिला का रहने वाला था और मैं उसे बनाया और पढ़ाया, लिखाया और सिखाया भी, और आज उसी से कमा के उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, पढ़ा दिया। मैं ग्रेजुएट, और उस ग्रेजुएशन के कारण वो अनुबंध वाले टीचर में हाई स्कूल में वो टीचर भी बन गया, और जिससे आज उसकी भी हालत काफ़ी उन्नत हो गई है। वो भी 2 चक्का 4 चक्का सब तरह से घर द्वार बना के आज काफ़ी खुशहाल है और हर तरह से समृद्ध है। एक और बच्चा आया था, वो ग्वाला था, तो गऊ पालन करके वो भाग के छोड़ के आया और वो भी 5 साल मेरे अंदर रहा। वह भी अपने जीवन को आगे बढ़ा के आज संचित है। इस तरह से तमाम सैकड़ों कहानियाँ हैं और सैकड़ों लोग हैं जो काफ़ी दुखद स्थिति में मेरे पास आए, लेकिन आज उनका दुख दूर हो चुका है और वह अपने जीवन को बहुत सरल, सुगम और आसान तरीके से संसार के हर सुख-सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए भी, उनके लिए भी। सर, डॉक्टर साहब, सुना है कि आप ऐसे भी मरीज का इलाज करते हैं जिसका कोई नहीं है, और साथ में उसका भोजन का भी व्यवस्था करते हैं और उसका रहने का भी व्यवस्था करते हैं, और लगातार आप कई सालों से बहुत सारे मरीज को अपने खर्चे पे इलाज करा के ठीक करा रहे हैं। ऐसे 2-4 मरीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि और भी जो डॉक्टर हैं उस तरह से कर सके सर। जी, एकदम। अभी जैसे खुसरूपुर में एक बुजुर्ग हैं, उनका कोई नहीं, उन्होंने शादी नहीं करा, तो आज 12 साल से उनको कैंसर था पैखाने के रास्ते में। 2-2 उनके कुछ लोग, डॉक्टर लोग मिल के गरीबी हालत में उनका ऑपरेशन वगैरह का खर्चा उठाया। फिर मुझे पता चला, मैं उनको इलाज करके उस पस को भी कंप्लीट सुखा दिया कैंसर के पैखाने के रास्ते से, और सारा चीज़ आज तक उन्हें जो भी दिक्कत होता है 100+ के वो हो चुके हैं। मैं अपने घर में 2 महीना रख के खाना, पानी, दवाई से लेके तमाम चीज़ें फ्री में। और ऐसे भी और भी हमारे पास लोग हैं, एक झारखंड के लोहुक जी हैं, उनका भी रहना, खाना-पीना, दवाई आज 2-4 वर्षों से मैं ही खुद करता हूँ। इस तरह से तमाम बहुत सारे ऐसे गरीब हमारे यहाँ आते हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें भी मैं फ्री में दवाई, और अगर उनको और भी किसी तरह की दिक्कत है, मेरे यहाँ रहने, खाने की पूर्ण व्यवस्था है। इस तरह का मैं 50 बेड बनवाया हूँ, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसका कोई नहीं है देखने वाला, जिसका कोई रहनुमा नहीं है, उसके जीवन का भोजन, का वस्त्र और दवाइयाँ, ये तीनों चीज़ मेरे तरफ से फ्री सेवा दिया जाता है। और आगे इस चीज़ को मैं और भी बृहद बना के, और भी सुसज्जित बना के और सुविधाजनक बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मैं अपने ही और अपने लोगों के द्वारा ही उनकी सेवा, शक्ति, भक्ति करवाता हूँ, क्योंकि अभी 2, 4, 5 ही लोग मेरे घर में रहते हैं, और बाहर से जितने भी गरीब आते हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी मैं दवा दे देता हूँ। कुछ वैसे हैं जो हाथ उठा के दे दें तो उतने में ही दे देता हूँ, और जो वो भी नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी मैं दवा देता हूँ। किसी को मैं, यह मेरे पिताजी का आदेश है, मेरे माताजी का, कि बेटा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे क्लिनिक से कोई आदमी खाली नहीं लौट जाए, या तुम्हारे कारण उसकी शारीरिक स्थिति में कोई विकार ना हो। अगर तुमसे ठीक हो सकता है, या तुम्हारे यहाँ उसकी दवा है, उसके पास पैसे हो या नहीं हो,
आपको उसकी दवा देनी है। यही आदेश मेरे माँ पिता के द्वारा हमें मिला है, जिसका पालन मैं कंटिन्यू करता चला जा रहा हूँ। आगे अब आप लोगों की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने सारे अच्छी अच्छी बातें बताई। आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसको सुन के जरूर लाभ उठाएं और लोगों का जो सेवा भाव है उसमें अपने योगदान दें। और आगे भी आपसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही। ये पहला मेरा पॉडकास्ट था और मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति से अपनी ये जर्नी शुरू करूं ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए और लोग एक समाज सेवा का काम करें, समाज के लिए कुछ करें। दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो प्यारे। तो समाज के लिए अगर काम कीजिएगा तो आपका नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा और आप भी बहुत दूर दूर तक जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए। नमस्कार आप सभी लोगों को भी। और मैं जाते जाते यह एक बात कहूंगा कि जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल कि तू हंसे जग रोए। यही शब्दों के साथ सभी को मैं नमस्कार करूंगा। नमस्कार।